गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। स्टडी पोर्टल पे मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आज जो है मैं आपके बीच में कंप्यूटर से संबंधित एक नया लेक्चर लेके आया हूं जो कि रिलेटेड होगा सॉफ्टवेयर से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई लोगों को इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो आज आपको सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताई जाएंगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और सॉफ्टवेयर को जो है अच्छे से समझिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी पोर्टल जो है उस पर आपको विभिन्न एग्जाम जैसे केवीएस, एनबीएस, सीटेट, आपके यूपी की टेट, उत्तराखंड टेट और इन अदर जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं और अदर एसएससी बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। साथ के साथ अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब हम आज का लेक्चर। तो जो होने वाले हैं किसके बेस पर? सॉफ्टवेयर के बेस पर। सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में जो है वो दो चीजें मेनली होती हैं, वो होती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, है ना। तो हार्डवेयर पार्ट तो मैंने बताया था कि वो पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, है ना। लेकिन सॉफ्टवेयर ऐसा भाग होता है कंप्यूटर का जिसे हम क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। ये क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ प्रोग्राम्स ऐसा होता है जो कि पूरे के पूरे कंप्यूटर की गतिविधियों को क्या करता है, गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यानी कि ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर की कार्यविधि को नियंत्रित करते हैं और उसके जो विभिन्न हार्डवेयर्स हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। हार्डवेयर्स कौन कौन से होते हैं? माउस होता है आपका, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है। इन सभी के बीच में जो है वो एक कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो विभिन्न हार्डवेयर के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना, ठीक है ना। तो ये इसके मेनली कार्य हो गए। ठीक है, सॉफ्टवेयर। और अगर हम ये कहें कि जो सॉफ्टवेयर है, सपोज एक कंप्यूटर को हम एक गाड़ी मान लें और हार्डवेयर जो है वो उसका जो है वो इंजन है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो इसका क्या होगा, फ्यूल होगा। ठीक है, यदि हम ये मान लें कि जो है कंप्यूटर एक इंसान है, तो अगर हार्डवेयर उसकी बॉडी है तो कंप्यूटर जो है, जो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी आत्मा है। ठीक है ना। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि कंप्यूटर की जो कार्यविधि होती है, कार्य प्रणाली, उसके हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन और उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का एक होता है, वही क्या होता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है ना। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो अब कितने टाइप के होते हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो मेनली जो है वो तीन टाइप के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं और ये सारे के सारे किस प्रकार से, यूजर से जुड़े होते हैं। यूजर, फिर इसके बाहर जो है आएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर इसके बाहर आएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इसके बाहर जो है हमारा आएगा आपका, फिर आएगा आपका, सॉरी, यहां पर जो है ये यूजर जो है सबसे बाहर आएगा, तो यहां पर आएगा आपका हार्डवेयर। सबसे अंदर तो हार्डवेयर होगा,
जो हार्डवेयर है वो उससे जुड़ा हुआ सिस्टम से सॉफ्टवेयर है, फिर उसके ऊपर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और लास्ट में जब इन सबको यूज करते हैं कौन, यूजर। तो इस तरीके से ये एक पूरी एक आपस में इनके बीच में ये रिलेशन होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी क्या होते हैं, ये हम एक एक चीज को डिटेल में आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए जो है एक मूलभूत जो काम है वो करता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए एक मूलभूत प्रोग्राम जो है वो जो होता है वही क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी कि मूलभूत कार्यों को संपन्न करना, ये क्या करता है, जो सिस्टम है वो आपके हार्डवेयर एंड यूजर के बीच क्या करता है, एक संबंध स्थापित करता है। यानी कि अगर यूजर, जो मैं एक यूजर हूं और मुझे जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को इस्तेमाल करना है, उससे मुझे प्रिंट करवाना है, मुझे कुछ भी काम करवाना है, तो सबसे पहले तो मुझे उससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना। जब तक मैं उस कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता तब तक मैं उससे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और कंप्यूटर से यूजर इंटरेक्ट किसके माध्यम से कर सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। क्योंकि बेसिक जितने भी प्रोग्राम होंगे उनको चलाने के लिए जो है वो एटलीस्ट आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके अंदर होना ही चाहिए। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो है वो हार्डवेयर सिर्फ और सिर्फ एक बेजान मशीन होती है। ये याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक बेजान मशीन होती है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। समझ गए। तो ये है। दूसरा जो है वो जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बैकग्राउंड तैयार करते हैं, बैकग्राउंड तैयार करते हैं। समझ गए। यानी कि एक बैकग्राउंड जो है वो तैयार कर देते हैं कि भाई इसके ऊपर आपने अब जितने भी एप्लीकेशन हैं वो चलाने। तो जो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट अल्टीमेटली उन्होंने चलना तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही है, तो वो उसको ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ठीक है ना। अगर मैं इसके उदाहरणों की बात करूं तो क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो होते हैं आपका MS DOS, ठीक है ना, आपका विंडो, लाइनक्स, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीजें आती हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होती है। एक बेसिक मूलभूत चीजें जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो अगेन दो भागों में डिवाइड होता है, जिसमें एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा होता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर्स। तो अब ये क्या क्या होता है इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, जो उसमें उसको ऑपरेट करने के लिए जो उसमें बेसिक प्रोग्राम डाला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट करने का काम, ऑपरेट कार्य, किसी भी हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए जो उसमें बेसिक प्रोग्राम जो है वो डाला जाता है, वो
आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो, उसके उदाहरण अगर हम बात करें नॉर्मली तो एंड्रॉयड हो गया, ठीक है, एंड्रॉयड ओएस, एप्पल का जो है वो मैक ओएस, विंडोज के तो बहुत सारे वर्जन आए हैं, जिसमें कि आपका सबसे पहले तो विंडो 85 आया था, फिर 86 आया, फिर विंडो 98 आया, ठीक, फिर आया बीच में विंडो विस्टा, फिर आया 2003, फिर आया विंडो 7, फिर आया विंडो 10 और अभी 11 चल रहा है। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। एंड्रॉयड हो गया, आप खुद सोचिए आपके पास एक मोबाइल है और वो मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड के सिस्टम नहीं पड़ा हुआ, तो उस मोबाइल का क्या है, कोई वैल्यू है? वो सिर्फ और सिर्फ एक ई कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, जब तक कि उसके अंदर एंड्रॉयड सिस्टम नहीं पड़ जाता है। ठीक है ना, तो एंड्रॉयड आज की डेट में जो है मोबाइल के अंदर सबसे सक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज की डेट में जो आपने देखा कि एंड्रॉयड के 10 तक अपडेट आ चुके हैं, 11 तक अपडेट आ चुके हैं, तो वो धीरे धीरे उसमें चेंज होता है। बीच सबसे पहले आपको याद होगा कि बीच में जो है नोकिया ने जो है मोबाइल के अंदर विंडोज वाला सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था, लेकिन क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली नहीं था तो इसलिए वो मार्केट में नहीं टिक पाए और वो मोबाइल बाहर हो गए। तो फाइनली जो है वो एंड्रॉयड ने कब्जा कर लिया पूरे मार्केट में। तो जो एंड्रॉयड होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी प्रकार विंडो जो हम कंप्यूटर या पीसी होता है उसके अंदर विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जितने भी प्रोग्राम जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर के शुरू होने पर चलते हैं, जैसे उसमें होता है बायोस प्रोग्राम, बूटिंग होती है। बूटिंग का मतलब कि बेसिक इनपुट आउटपुट, सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर चेक करता है कि जितने भी हार्डवेयर हैं वो सारे के सारे रेडी हैं कि नहीं। अगर उनमें दिक्कत है तो कंप्यूटर शुरू नहीं करेगा। तो इसीलिए वो फिर जो प्रोग्राम को लोड करना है, जो मेन सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करना है, ये सारे के सारे जो काम है ये किसके द्वारा किए जाएंगे? स्टार्टिंग में सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। समझ गए? तो ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने आपको उदाहरण दे दिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये होता है आपका बैच प्रोसेसिंग ओएस। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल वहां होता है जहां पर जो है वो एक साथ बैच में एक साथ बल्क में जो है वो काम किया जाना है बैच में, बिना किसी ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप। समझ गए? यानी कि एक बार जो है इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसके बाद कार्य खुद ब खुद होता रहेगा। तो बैच में जो बहुत सारे काम किए जाते हैं उसमें इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल ज्यादातर कहाँ पर होता है? जहाँ जैसे बिल प्रिंट करने, आपका पेरोल जो होती है उसको निकालने में। ठीक है, तो इन चीजों में इसका इस्तेमाल होता है जहां पर बैच के रूप में प्रोसेस करना पड़ता है, एक साथ ज्यादा इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। दूसरा जो होता है हमारे पास, वो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो एक से ज्यादा जो है वो प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामिंग उनकी की जाती है। इसके कारण से क्या होता है कि जैसे ही कंप्यूटर एक टास्क कंप्लीट करने वाला होता है तो वो प्रोसेसर खाली नहीं बैठता, बल्कि तुरंत वो दूसरे टास्क को चालू कर देता है। यानी कि उसने देखा जैसे ही कि कंप्यूटर का जो प्रिंट है वो अब हो चुका है, तो वो क्या करेगा? तुरंत दूसरे टास्क को चालू कर देगा, जिसमें कि क्या नहीं होगा? प्रिंट नहीं हो रहा होगा। यानी समझ रहे हैं आप, एक साथ नहीं प्रोसेस होता है, बल्कि एक के बाद एक प्रोसेस होता है, लेकिन तुरंत के तुरंत जो है वो दूसरे कार्य को करने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। तो मल्टी प्रोग्रामिंग इसी को कहते हैं। तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक साथ जो है वो कई यूजर कई काम कर रहे होते हैं, और उन अलग अलग यूजर को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। ठीक है ना, एक साथ बहुत सारे यूजर, और ये सब जो है वो आप जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके जो है वो उसको कहते हैं हम इंटरेक्टिव मोड में कार्य कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके। तो इंटरेक्टिव मोड में जो है वो टाइम शेयरिंग में अलग अलग टर्मिनल पे यूजर काम कर रहे हैं, और उनके बीच में जो है वो टाइम की शेयरिंग होती है, यानी एक जितने भी संसाधन होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनको यूज करने के लिए प्रत्येक यूजर का एक फिक्स टाइमिंग होगी, और उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करना है, इसीलिए इसका नाम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। चौथा होता है इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम से ही पता चल रहा है कि यहां पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो जोर दिया जाता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कि कार्य एक फिक्स समय में हो, निश्चित समय, यानी कि दिए गए जो टाइम है वहां पर जैसे ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसके 1 या 2 सेकंड के अंदर जो है कार्य संपन्न हो जाए, यानी कि उसके अंदर एक टाइम बाउंडिंग होती है। जबकि जो और ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो रियल टाइम है उसमें आपका तुरंत काम हुआ है, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट के लाया तो आधा घंटा लग गया है, उसके अंदर फिक्स टाइम होगा कि भाई इतना टाइम जो है वो इस चीज को कॉपी पेस्ट करने में लगेगा, तो वो लगेगा। ठीक है ना, उसमें कोई देर नहीं होती है। फिर हमारे पास आता है मल्टी सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग ओएस। ठीक है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग यूजर जो है उसका उदाहरण है हमारे पास हमारा विंडो जो सिस्टम होता है। यहां पर क्या होता है, यूजर एक सिंगल होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो विंडो जो है वो क्या करती है, एक साथ कई टास्क को कर सकती है। जब आप एक साथ एक वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम आप ऑडियो भी चला सकते हैं साइड में, या अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अगर आपको कुछ और फोटोशॉप कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो वो भी साथ के साथ, यानी एक साथ जो है वो मल्टीटास्क हो रहे हैं, बहुत सारे काम वो पैरेलल वे में चल रहे हैं। जबकि जो मल्टी प्रोग्रामिंग है उसमें पैरेलल वे में नहीं चलते हैं, उसमें जो है वो एक बार काम को संपन्न होने के बाद दूसरे कार्य को चालू कराया जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको कहा जाता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, जिसका उदाहरण है आपका विंडो हो गया, लाइनेक्स हो गया, ये जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये मल्टीटास्किंग होते हैं। आजकल तो मोबाइल के अंदर भी जो है मल्टीटास्किंग जो सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड खुद मल्टीटास्किंग है, हम कई बार गाने भी सुनते हैं फिर दूसरे काम भी करते होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। अब हम जो है वो बात करेंगे, आपका नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स, अब ये क्या चीज होती है भाई। ओपन सोर्स का मतलब होता है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध हो, यानी कि कोई भी जो यूजर है या कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकता है और उसमें आवश्यक चेंजेस भी कर सकता है। तो वो होता है आपका कि वो सोर्स कोड उसके लिए सबके लिए जो है वो अवेलेबल है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के जो इसका उदाहरण है हमारे पास विंडो में जो है वो लाइनेक्स, और अगर मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड।
एंड्रॉयड ओएस। तो एंड्रॉयड आपने देखा होगा कि आजकल हर मोबाइल जो है वो उसमें एंड्रॉयड सिस्टम आता है। चाहे वो कोई भी कंपनी है, वो लोकल कंपनी भी अगर मैन्युफैक्चरर कर रही है तो हार्डवेयर तो उसका अपना है, लेकिन जो एंड्रॉयड है वो गूगल का है, लेकिन वो एक ओपन सोर्स है, तो इसलिए वो सबके लिए अवेलेबल है। कोई भी उसको अपने हार्डवेयर के अंदर डाल देता है तो सबके अंदर वो सिस्टम हो जाता है। तो यही है आपका। और विंडो के अंदर लाइनक्स इस प्रकार का है, ओपन सोर्स। दूसरा जो होता है हमारे पास क्लोज सोर्स। क्लोज सोर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आपको एक निश्चित राशि जो है वो चुकानी पड़ती है। इसमें एक क्या होता है, सीक्रेट कोड होता है, और सीक्रेट कोड को आपको अगर तोड़ मतलब उसको डालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक की को खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है वो है हमारे पास विंडो, है ना, एप्पल का मैक ओएस। तो एप्पल का एंड्रॉइड सिस्टम होता है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हर कोई कंपनी या मैन्युफैक्चरर इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि उसको उसके लिए पैसा देना पड़ता है, और वो फिक्स जो है वो लोग ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी विंडो है, आपने देखा होगा जब हम विंडो डालते हैं अपनी कंप्यूटर के अंदर, तो हम जो जनरली क्या होता है, नॉर्मल जो लोकल दुकानदार होते हैं ये उसके अंदर एक वैसी डुप्लीकेट या जो डमी होती है उस विंडो को डालते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद यूज करने पे वो ब्लैक हो जाता है स्क्रीन, और उसके बाद वो कहता है कि प्लीज अपग्रेड योर विंडो, है ना, या वो ये कहेगा कि प्रीमियम करिए, प्रीमियम डालिए। तो वो क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि वो ओरिजिनल विंडो नहीं है। ओरिजिनल जो विंडो है वो 5 से 7 हज़ार रुपए की जो कैसेट है वो उसके अंदर डाली जाती है। और वो या तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जो है वो शुरू में आप जब कंप्यूटर लें तो उसका ध्यान रखें कि भाई उसके अंदर ओरिजिनल विंडो पड़ी हो, है ना। और साथ के साथ आपके पास कैसेट भी होना चाहिए कि कल के दिन विंडो फॉर्मेट करना पड़े तो दोबारा आप क्या करें, ओरिजिनल विंडो को ही डाल पाएं। वरना डुप्लीकेट डालेंगे तो उसमें प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, कई फ्री फीचर्स भी जो है वो चलते नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे पास ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे। तो हमने सॉफ्टवेयर देख ली, सिस्टम सॉफ्टवेयर देख ली, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसका जो दूसरा टाइप है वो है, मैंने बताया था इसका जो दूसरा टाइप है वो मैंने बताया था लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का क्या मतलब, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भाई जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सामान्यतः जो है वो आपके, अगर मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी सिस्टम, जो कि क्या होता है 0 और 1, यानी कि सामान्य जो भाषा है उसको वो नहीं समझता है। और अगर हमें सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर रन करना है तो हमें कंप्यूटर के जो है सॉफ्टवेयर को इसी भाषा में तैयार करना होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। तो हमें मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर तैयार करना जो है वो कठिन होता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये होगा कि प्रत्येक मशीन के लिए जो है कुछ ना कुछ अलग इसमें जो है वेरिएशन आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि सॉफ्टवेयर कुछ मशीन में चले, कुछ में ना चले, यानी कि इसमें दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इसका तरीका क्या होता है कि जो है वो सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो दो लैंग्वेज में तैयार किया जाता है। एक तो होता है LLL, लो लेवल लैंग्वेज, इसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। ये दोनों जो लैंग्वेज होती हैं ये आपके नॉर्मल सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद जो है वो आपके जो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है, इसकी मदद से कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज को तो कंप्यूटर आसानी से पढ़ सकता है, तो इसका इस्तेमाल इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। अब इसमें भी जो है हमारे पास
तीन अलग अलग टाइप होते हैं जिसके माध्यम से ये किया जाता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो है वो कई बार एग्जाम में आता है। तो सबसे पहला आता है असेंबलर। असेंबलर, ये तीन डिवाइस होते हैं अलग अलग जो कंप्यूटर के अंदर काम करती है। सबसे पहला आता है असेंबलर। असेंबलर का जो काम है वो है लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को आपका कन्वर्ट करना किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज, सॉरी मशीन लैंग्वेज। यानी इसका मतलब होता है बाइनरी सिस्टम, समझ गए। तो असेंबली लैंग्वेज जहां पर होगी वहां पर जो है वो जो इस्तेमाल होगा वो होता है सोर्स कोड। और जब इसको ये कन्वर्ट कर देगा असेंबलर, यहां पर जो डिवाइस लगी होती है उसको हम कहते हैं असेंबलर, तब यहां पर ये बदल जाएगा किसमें, मशीन कोड में, ठीक है ना। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ये क्या होती है, ये एग्जैक्टली जो है वो ह्यूमन के द्वारा समझी जाने वाली जो लैंग्वेज होती है उसके करीब हुई होती है, ठीक है ना। और उसको जो है वो फाइनली उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना जो कि कंप्यूटर समझता है, उसी को हम क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। और उसकी मदद से इसको किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास जो है वो है आपका कंपाइलर, ठीक है ना। कंपाइलर, कंपाइलर जो है वो काम करता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज जो होते हैं उसको कन्वर्ट करेगा, ये है कंपाइलर आपका मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आप लोग समझते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज की बात हो रही है। जो ये होते हैं ये कंपाइलर ये कन्वर्ट कर देता है इसको मशीन लैंग्वेज में, और ये क्या करता है, पूरे डेटा को एक साथ कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास कंपाइलर। और इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास तीसरा आता है, उसको कहते हैं हम इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर का जो काम होता है वो होता है आपका, अगेन इसका काम भी यही होगा, कन्वर्ट करना। लेकिन यहां पर अंतर क्या होगा कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, लेकिन यहां पर जो है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या लाइन बाय लाइन। तो ये मेनली जो है वो एक डिफरेंस होता है किसके बीच में, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर के बीच में, कि कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है, कंपाइलर सॉरी, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है ये लाइन बाय लाइन जो है वो कन्वर्ट करता है लैंग्वेज को, ठीक है ना। तो ये इनके बीच में डिफरेंस होता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए, आपका कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, और जो फर्स्ट मैंने बताया वो है आपका असेंबलर क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने तीन चीजें जो है वो डिस्कस कर ली। तो अब हमारा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर फाइनली कंप्लीट हो गया है जब हमने तीनों चीजें डिस्कस कर ली, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज जो दूसरी चीज मैं बताने वाला हूं आपको वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक मिनट, है शायद थोड़ा कम होगी, भर लेते हैं।
तो ये क्या होगा, प्रोग्रामों का वह समूह होगा जो विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है ना। विशेष जो कार्य होते हैं उनको संपन्न करने के लिए जब कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं तो उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही शॉर्ट में एप्स कहते हैं, जिनको आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी यूजर के पर्टिकुलर आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। यूजर की निश्चित आवश्यकता अनुसार। इसका मतलब है जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूं कि मुझे होटल बुकिंग करनी है, तो उसके लिए मेरे पास जो है वो होटल बुकिंग का एक अलग से ऐप होगा, है ना। रेलवे की टिकट बुक करनी है तो आईआरसीटी का अलग से ऐप होगा, रेलवे ऐप होगा, है ना। इसी प्रकार से अगर मुझे वेदर देखना है तो वेदर का अलग से ऐप होगा। कैब बुक करनी है तो कैब के लिए जो है वो कैब का ऐप होगा। तो ये क्या चीज हुई, ये कुल मिला के ये हुई कि हमने पर्टिकुलर किसी आवश्यकता के लिए किसी ऐप को डिजाइन किया है। तो इस प्रकार के जो ऐप्स होते हैं वो कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है ना। हमको कोई भी आवश्यकता होती है, हम क्या करते हैं, गाड़ी को उस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करते हैं। उससे हमें चश्मा चाहिए तो हम चश्मे का ऐप डाउनलोड करते हैं। तो ये सारे की सारी जो चीजें हैं ये आपके कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। और दूसरे हमारे पास होते हैं जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर आएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि सामान्यतः जो है वो नॉर्मल यूजर को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिनमें कि आपका जैसे कि हो गया आपके वेब ब्राउजर, है ना। वेब ब्राउजर किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं होगा, बल्कि ये सभी के लिए जो है वो सामान्य रूप से एंटीवायरस, ये क्या होते हैं, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो लगभग सभी यूजर्स को जो है वो समान रूप से उनकी आवश्यकता के लिए बनाए गए। कोई पर्टिकुलर उसका नहीं है। वीडियो प्लेयर हो गया, है ना। इसमें भी जो है वो अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है जनरल सॉफ्टवेयर को, ठीक है। जिसमें कि पहला हमारे पास है वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग में मतलब वो सॉफ्टवेयर आएंगे जो कि जो टाइपराइटर है उसका विकल्प है, उनकी जगह टाइप करने के लिए कंप्यूटर में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर दिए गए। तो उसमें क्या क्या आता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपका एमएस वर्ड हो गया, है ना। उसके अलावा कीपैड, सॉरी, नोटपैड, है ना, वर्ड पैड, ये जो है सारे सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। दूसरे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं वो हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर वो होंगे जिसमें कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होगी, टेबल बनाने होंगे, चार्ट्स बनाने होंगे। ये सारे जो काम किसके अंदर होंगे, आपके स्प्रेडशीट के अंदर होंगे, जिसमें कि मेनली क्या होता है, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल पहला जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्प्रेडशीट है। इसके अलावा जो है इसमें क्या क्या है, एक जो है लाइनेक्स का भी है, उसका नाम है के स्प्रेड, ठीक है। तो ये भी एक जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तीसरा सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है वो है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस सॉफ्टवेयर,
डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो कंपनियां होती हैं या कोई भी संस्थान है उसका जो डेटा है उसको एक पर्टिकुलर स्थान पर सुरक्षित रखने के लिए उसका एक डेटाबेस बनाया जाता है, जहां पर कि उसकी जो फाइल्स हैं वो पूरी की पूरी सुरक्षित होती हैं। जैसे बैंक हो गए, ये हो गए, कुछ भी संस्थान हो गए, इनका अपना एक पर्टिकुलर डेटाबेस होता है, तो उसी को हम कहते हैं डेटाबेस। और ये मेनली जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है वो है MS एक्सेस, ठीक है ना। MS एक्सेस का इसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके लिए जो दूसरी कंपनी है उसका ओरेकल भी इस्तेमाल होता है। ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है वो भी इसी के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा MS एक्सेस और एक स्टार बेस करके, स्टार बेस। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये डेटा को बनाए रखने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रत्येक कंपनी होती है, चाहे वो कोई संस्थान हो गया, चाहे वो बैंक हो गए, चाहे वो कोई भी मीडिया इंस्टीट्यूशन हो गए, इन सभी में रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए उसका एक डेटाबेस होता है, जो कि एक बहुत बड़ा सर्वर होता है। उस सर्वर के अंदर सारी चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसमें, वो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर तो आपको बताने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, जो सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन के पर्पज से जो है वो बनाए जाते हैं। क्योंकि आजकल जो कंपनी हो या चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, हर जगह जो है वो प्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। तो उसके लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं किसका, MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट, ठीक है ना। इसके अलावा एक जो है लाइनेक्स का भी आता है, उसको कहते हैं के प्रेजेंटेशन। के प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये जो है इस्तेमाल होते हैं आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए। उसके अलावा जो है हमारे पास आते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब होता है कि डेस्कटॉप पे जो भी चीजें हैं उनको पब्लिश करने के लिए, कोई डिजाइन है, कोई भी टेक्स्ट है उसको बड़ा छोटा बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन करने के लिए, तो ये है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसमें जो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है MS पब्लिशर। ये प्रिंटिंग वगैरह जो भी मैगजीन्स वगैरह छपती है उनके लिए है। दूसरे उसके अलावा जो है हमारे पास आता है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ इसके अंदर आता है। और उसके अलावा इसमें आता है आपके पेज मेकर, है ना, पेज मेकर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है आपका ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे कंप्यूटर में जो है वो फोटोज को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो प्रयोग होते हैं, या उनको एडिट करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, कलर बदलने हैं, सारे के जो फोटोज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। मेनली जो है हमारे पास इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के अंदर वो होता है एडोब फोटोशॉप, ठीक है ना। तो एडोब फोटोशॉप को हम मेनली यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आजकल बत्तेरे सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए मार्केट में उपलब्ध है। उसके अलावा इसमें एक आता है CAD। CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन या CAD जो सॉफ्टवेयर होता है इसका इस्तेमाल जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो मैप बनाने के लिए, किसी भी प्रकार की जो डिजाइनिंग होती है उसके लिए होता है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग 3D जो मॉडल बनाते हैं वो लोग, है ना, 3D जो नक्शे बनाते हैं या 3D जो बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन साइट्स, इन सभी का जो है इस्तेमाल करने के लिए वो CAD या कंप्यूटर एडेड जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करते हैं और इसी मदद से कार्य को करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि पूरी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इनके क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आज जो हम अब तीसरी जो बात करने वाले हैं वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए और साथ के साथ कंप्यूटर की कार्यविधि को सरल बनाने के लिए, अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या यूज है, कार्यविधि सरल बनाने
के लिए इस्तेमाल होगा और अशुद्धियां दूर करने के लिए इस्तेमाल होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, इसमें आता है आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस कंप्यूटर में अगर कोई भी वायरस आ गया तो वो सही से कार्य नहीं कर पाएगा, तो उसको हटाने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अलावा एक क्लीनअप ऐप आता है, क्लीनअप ऐप। उसके अलावा आता है एक डिस्क फॉर्मेटिंग ऐप। ये सब क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो है वो आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सही करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है कि उसका आप किस प्रकार से उसका सुविधाजनक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 टाइप के हमने सॉफ्टवेयर जो है वो पढ़ लिए हैं। आज अब हम बात करेंगे कि बग क्या होता है। बग, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब वो मार्केट में लॉन्च होता है तो उसके बाद जो है वो यूजर के द्वारा जो डिफरेंट हमारे द्वारा रिव्यू दिए जाते हैं, उसमें जब उनको इस चीज़ का पता चलता है तब वो जो है नए अपडेटेड वर्जन में उस चीज़ को फिक्स करते हैं। तो बग क्या होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉफ्टवेयर में आने वाले एरर, है ना। तो वो जो एरर होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, बग्स कहते हैं। और उन बग्स को दूर करना कैसे, अलग अलग तरीकों से। तो वो जो तरीका है वो कहलाता है डीबगिंग, ठीक है ना, क्योंकि हमें उनको फिक्स भी तो करना पड़ेगा, और फिक्स कर लेंगे तो उसका वो हो जाएगा डीबगिंग, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो एरर जो है वो 2 प्रकार से आते हैं। मेनली जो एरर कंप्यूटर के अंदर आते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर में जो एरर या बग कह लिए उसको, इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, वो 2 प्रकार के आते हैं। एक तो होता है आपका सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स जो एरर होगा वो आपका ग्रामर से रिलेटेड एरर जो आएगा वो आएगा आपका सिंटैक्स एरर, यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक। ग्रामेटिकल का इन द सेंस सॉफ्टवेयर जिस लैंग्वेज में तैयार किया गया उसकी ग्रामर में अगर कोई दिक्कत है तो वो बार बार उसमें प्रॉब्लम करेगा, इंस्ट्रक्शन देता रहेगा, तो वहां पर आएगा सिंटैक्स एरर। दूसरा आता है लॉजिक एरर। लॉजिक एरर, सॉफ्टवेयर के निर्माण में अगर लॉजिक में कोई गलती है, लॉजिक में गलती है कहीं पर, जो है वो कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम की जगह दूसरा प्रोग्राम दे दिया तो फिर परिणाम में अंतर आ सकता है ना। यानी कि वो आपको अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इस प्रकार है कि आप सॉफ्टवेयर को जब चलाएंगे तो वो आवाज को ऊपर करेगा जब आप उसको 2 पर ले जाएंगे, लेकिन अगर आपने इंस्ट्रक्शन में या उसके लॉजिक में कोई एरर है तो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर जब 2 पर जाए तो उसका 4 के बराबर आवाज दे, तो ये उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं लॉजिक एरर। फिर इनको विभिन्न तरीकों से दूर किया जाता है, उसको डीबगिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आप समझ चुके हैं ये। और प्रोग्राम जो मार्केट में बिकने के आधार पर भी जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। लास्ट में हम इसी की बात कर लेते हैं। एक तो आता है आपका पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो सॉफ्टवेयर एक पूरे के पूरे पैकेज के अंदर आते हैं, उसके अंदर फिर उसके जितने भी सब सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक साथ कंबाइन होकर आते हैं। जैसे कि आपका MS ऑफिस, तो MS जो ऑफिस होगा आपने देखा होगा, इसके अंदर MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट आता है, MS एक्सेस आता है, MS पब्लिशर आता है, यानी कि जितने भी उसके सब प्रोडक्ट हैं वो एक कॉम्बो पैक में आते हैं, उसी को हम कहते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। दूसरे आते हैं रिटेल सॉफ्टवेयर। रिटेल जो सॉफ्टवेयर होता है वो रिटेल में बिकते हैं, यानी सिंगल बिकते हैं, और विद आपके इसको विद की बिकते हैं, यानी कि आप इसके लिए आपको की खरीदनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए जो है हमारा एंटीवायरस। एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर है वो नॉर्मली आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, उसका एक ट्रायल वर्जन ही 1 महीने तक चलेगा या 1 हफ्ते तक चलेगा। उसके बाद वो कहेगा कि आप प्लीज इसमें अपना लाइसेंस की डालिए। तो लाइसेंस की जो है उसके लिए आपको
फिर वो ऑनलाइन खरीदनी पड़ेगी, है ना। जबकि सॉफ्टवेयर आप आसानी से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास रिटेल सॉफ्टवेयर जो रिटेल में बिकते हैं। तो अब आप लोग आज अच्छे तरीके से जो है मेरे ख्याल से पूरे तरीके से सॉफ्टवेयर को मैंने डिटेल में बताया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ बने रहिए और हम आने वाले टाइम में कंप्यूटर से संबंधित और नई नई क्लासेस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सर।